दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के चौथे चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के तीसरे चैप्टर को भी नहीं पढ़ा है तो लिंक आप लोगों को इसी कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर ही दे दिया है। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के तीसरे भाग को पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर यहाँ पर इस कहानी को पढ़ रहे हैं, तीसरे भाग को पढ़ चुके हैं, कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से कहानी को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिए अब चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। स्वरा ने आरुष को तैयार किया और आरुष बोला, मम्मा मैं आज पूरा दिन बस आपके साथ रहूँगा। सारांग तैयार होकर घड़ी पहनता हुआ आया और बोला, तो फिर स्कूल कौन जाएगा? तुम्हारी मम्मा कहीं नहीं जा रही, यहीं है तुम्हारे साथ, स्कूल जाओ, वापस आकर भी ये यहीं मिलेंगी। आरुष हंसते हुए बोला, पापा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मम्मा तो मेरी टीचर हैं। आरुष की बात का मतलब सारांग को बस हल्का हल्का समझ आया तो वो स्वरा से बोला, क्या कह रहा है ये स्वरा? मैं आरुष की ही स्कूल में टीचर हूँ। सारांग, तो मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो? तब तक एक नौकर आया, सर ये सूटकेस भेजा है विहान भैया ने। सारांग मुड़ा और उसे जाने को कह दिया और फिर स्वरा की ओर देखकर बोला, अब बोलोगी भी या फिर मुहूर्त निकलवाऊं? स्वरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर अपना बैग लिया और एक तरफ जाकर कपड़े निकाली और बाथरूम में चली गई। सारांग ने सिर झटका और बाहर निकलते हुए बोला, आरुष यहीं बैठो, इकट्ठे ही नीचे आना। आरुष ने हाँ में गर्दन हिलाई और सारांग बाहर चला गया। नीचे आकर देखा तो हॉल में बड़ी शांति पसरी थी। पास से जा रहे एक सर्वेंट से पूछा, सुनो सब लोग कहाँ हैं? बड़ी मालकिन के कमरे में ही हैं सब लोग सर। सारांग भी अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। देखा तो सब वही मौजूद थे, विनीता जी, विनेश जी, अर्धसमर्थ और सुजाता जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर सारांग अंदर की तरफ दौड़ा, लेकिन विनेश जी ने उसे वहीं रोक दिया। अंदर आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वहीं खड़े रहो। सारांग ने नहीं सुना और फिर भी अंदर जाकर सुजाता जी के पास बैठकर बोला, क्या हुआ माँ को, ये ऐसे क्यों लेटी हैं? विनीता जी, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। रात भर दीदी परेशान रही और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब रेस्टोरेंट अब रेस्ट कर रही हैं। सारांग गुस्से से सबको देखकर बोला, तो किसी ने मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? सुजाता जी की आँख खुली और बोली, इन सब का कारण भी तू ही है। मेरी नज़रों से दूर चला जा, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। जब रात में मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी तो फिर अब ये झूठी फ़िक्र जताने की ज़रूरत नहीं। जा सकता है तू यहाँ से। सारांग, माँ मैंने जो किया उसके लिए। सुजाता जी, विनीता इससे कह दो मुझे इस शख्स से कोई भी बात नहीं करनी, ये यहाँ से जा सकता है। विनीता जी, सारांग, दीदी का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, तू अभी यहाँ से चला जा, बाद में बात करेंगी। सुजाता जी, बाद में बात करने जैसा बचा ही क्या है अब? मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है कभी। इसे यहाँ से बाहर जाने को कह दो और मैं ठीक हूँ, आप सब भी अपने कमरे के लिए जा सकती हैं। सारांग को विनीता जी ने इशारा किया तो वो मन मार के वहाँ से चला गया। पीछे पीछे अर्धसमर्थ भी आ गए और बोले, भाई आप फिक्र मत करिए, बड़ी माँ आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती, वो जल्दी बात करेंगी आपसे। सारांग ने बस सिर हिलाया और बिना और कुछ सुने घर से बाहर निकल गया। उसी समय ऊपर की तरफ से आरुष और स्वरा नीचे को आ रहे थे। दोनों भाई उसकी ओर चले गए। समर्थ ने उसे गोद में लिया और स्वरा को मॉर्निंग विश की। स्वरा, आप दोनों मेरे भाई जैसे ही हैं और वैसे भी इन सब में आपका क्या दोष, तो आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। आरुष, चाचू पापा कहाँ गए? समर्थ गोद में उठते हुए आरुष से, वो उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो वो निकल गई, चलो हम सब ब्रेकफास्ट करें। स्वरा हर तरफ देखकर बोली, बाकी सब कहाँ चली गई, कोई दिख नहीं रहा। अर्थ, बड़ी माँ की तबीयत खराब हो गई थी रात को तो वो अपने रूम में हैं, मॉम और डैड भी वहीं पर हैं। स्वरा, क्या मैं भी उनसे मिल सकती हूँ?
अर्थ सामने की ओर इशारा कर। वो रूम बड़ी माँ का है। स्वरा उस ओर बढ़ गई। तभी कमरे से बाहर को आते हुए विनीता जी और विनेश जी दिखे। स्वरा ने उन्हें ग्रीट किया। विनीता जी, कल जो कुछ भी हुआ उसे लेकर दीदी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। इसी वजह से सारांग को न देखने तक का फैसला कर चुकी हैं। खैर, तुम उनसे मिल लो, लेकिन बात को संभालने की कोशिश करना। हाँ, मुझे मालूम है थोड़ा स्वार्थी जैसा बिहेव कर रही हूँ, पर अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत स्वार्थी भी बनना पड़ता है, ख्याल रखना। वो दोनों चले गए और स्वरा कमरे के अंदर चली गई। सुजाता जी बेड पे लेटी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। आंखें तो बंद थी लेकिन आंखों के कोरों से आंसू बह रहे थे। जब उन्हें किसी के पास बैठने का आभास हुआ तो उन्होंने तुरंत आंसू छिपा दिए और आंखें खोली। सुजाता जी, स्वरा बेटा, तुम यहाँ, प्लीज़ बेटा चली जाओ यहाँ से। जो हरकत सारांग ने की है उसके बाद किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रह गई हूँ मैं। माफ़ी भी नहीं मांग सकती, क्योंकि माफ़ी भी गलती की होती है और गुनाह की सिर्फ सज़ा। स्वरा उनका हाथ पकड़कर बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है सुजाता जी। नहीं, सब गलती मेरी ही तो है। ना ही मैं सारांग को ये सब करने के लिए मजबूर करती और ना आज तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक तो नहीं, फिर भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। स्वरा उनका हाथ पकड़कर, नहीं प्लीज़, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करिए। शायद मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा है और मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए सुजाता जी। जो कुछ भी हुआ वो सब मैं भी देखती रह गई, लेकिन एक वादा मैं तुमसे कहती हूँ कि आज के बाद तुम पर कोई दबाव, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। जिसने जो करना था, जितना करना था कर लिया, पर अब और नहीं। मेरे रहते इस घर में तुम्हें कोई दुख या तकलीफ़ नहीं होगी। ये मैं वादा करती हूँ। स्वरा, आप आराम करिए और मेरे लिए एकदम बेफिक्र रहिए। फ़िलहाल अपना ख्याल रखिए। स्वरा बाहर आई और फिर सब ने नाश्ता किया। ड्राइवर से कहकर स्वरा और आरुष को स्कूल ड्रॉप कर अर्थ समर्थ भी कॉलेज को निकल गए। स्कूल में आरुष बेहद खुश था, लेकिन गाड़ी में ही स्वरा ने उसे बता दिया कि किसी को ये बात न बताए कि वो उसकी मम्मा है और एक स्टूडेंट और टीचर की तरह ही बिहेव करे। आरुष भी स्वरा की बात पे हामी भर अपनी क्लास में चला गया। मिड हार्स में स्वरा को पियोन ने बताया कि कोई उससे मिलने आया है। स्वरा वेटिंग एरिया में गई तो एक शख्स बिजनेस सूट पहने दूसरी ओर मुड़कर खड़ा था। स्वरा उसे यूं देख वहीं ठिठक गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मनधीर यहाँ तक आ जाएगा। उसे ढूंढते हुए मनधीर कदमों की आहट सुन मुड़ा और देखा तो सामने स्वरा खड़ी थी। वो उसे देख एकदम खुशी से आगे बढ़कर गले लगाने को हुआ तो वो 2 कदम पीछे हो गई। अब क्या चाहिए आपको मुझसे? मनधीर, स्वरा कैसी बातें कर रही हो? स्वरा मुड़कर बोली, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं और ना ही आपसे किसी भी तरह की बात करने में कोई इंटरेस्ट है। आप जा सकते हैं। मनधीर उसकी बाजू पकड़कर मोड़ते हुए बोला, स्वरा मेरी बात ध्यान से सुनो यार। स्वरा हाथ झटक कर, क्या सुनो? कुछ बचा भी है सुनने के लिए? चले जाइए यहाँ से। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मनधीर, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करने आया हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो यार। स्वरा व्यंग से हंसकर, अच्छा तो अब आपको मौका चाहिए? कैसा मौका? फिर मुझे दुख देने का, फिर से मेरे साथ धोखा करने का, या फिर किसी और के साथ मेरे सामने अफेयर करने का? किस चीज़ के लिए मौका चाहिए अब आपको? मनधीर, मुझे मालूम है स्वरा, तुम बहुत हर्ट हो और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट प्लीज़ वन चांस। और पहली गलती तो माफ़ की ही जा सकती है। प्लीज़ अपने घर चलो, ये डिवोर्स केस वापस ले लो। हम फिर से पहले की तरह ही रहेंगे। प्लीज़ ट्राई ना अंडरस्टैंड। स्वरा,
मेरे ऊपर क्या बीती, मेरे साथ क्या क्या हुआ। और तो और मैंने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, तब आपको मेरी याद नहीं आई। तो अब ये सब ढोंग क्यों? मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत करिएगा। और हाँ, ये स्कूल है, यहाँ पे दोबारा मत आना। मुझे आपकी शक्ल भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखनी है। स्वरा जाने लगी, लेकिन मधुर ने हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमा दिया। कौन से हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव नहीं होता, बताओ मुझे। डिवोर्स होते होते रह जाते हैं क्योंकि वो आपस में सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देन वाई नॉट अस? हम भी बात से मसला सुलझा सकते हैं ना। स्वरा हाथ झटक कर, ये मसला बात से सुलझने वाला होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आपको क्या मालूम मैंने कितना कुछ गंवा दिया। आपको अपनी अय्यासियों से ही फुर्सत हो तब ना। मनधीर ने स्वरा को थप्पड़ लगा दिया। स्वरा उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर बोली, अब भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको एक मौका दूं? जिस शख्स से मैं प्यार करती थी, जिससे मेरी शादी हुई थी, वो मेरे सामने खड़ा शख्स तो बिल्कुल भी नहीं है। आज तो हाथ उठा लिया, लेकिन दोबारा ऐसा करने की सोचिएगा मत। और आखिरी बात, ठीक 2 हफ्ते बाद हियरिंग है, आइएगा ज़रूर। मंदिर प्यार से समझा चुका हूँ, केस वापस ले लो। और नहीं मानी तो एक बात याद रखना कि डिवोर्स तो मैं होने नहीं दूंगा। मनधीर बाहर निकल गया और स्वरा अपना हुलिया ठीक करके क्लास की ओर बढ़ गई। एक तरफ स्वरा का मन मनधीर को मौका देने के लिए हाँ भी कह देता, लेकिन अब वो ऐसे मझधार में फंसी थी जहाँ से निकलना मुश्किल था। और दूसरा, मनधीर का व्यवहार, जिसे देखकर स्वरा को उसे मौका ना देने का हो रहा था। छुट्टी हुई और स्वरा और आरुष को ड्राइवर लेने आया ही था। वो लोग घर को चले गए। आरुष स्वरा के साथ इतना घुल मिल गया था कि उसे अपने पापा की एक बार भी याद नहीं आई, ना ही पूरे दिन से एक बार भी आरुष के लिए किसी को सारंग का फ़ोन आया, जबकि बीच बीच में वो उसके बारे में पूछ लिया करता था। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे सबको हैरानी हो। दोपहर से रात और रात से आधी रात भी हो गई, लेकिन सारंग का कुछ पता नहीं चला। रात में आरुष सोने से पहले अपने पापा को देखने की जिद पर अड़ गया। स्वरा ने अर्थ से कहकर फ़ोन लगवाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बताया। ऑफिस में भी फ़ोन किया तो पता चला कि सारंग किसी मीटिंग में गया हुआ है, लेकिन वो अब तक ओवर हो चुकी होगी। बेशक स्वरा के दिल में सारंग के लिए कोई एहसास नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते और आरुष की वजह से उसके मन में घबराहट होने लगी थी। जाने सारंग कहाँ चला गया। जैसे तैसे करके आरुष को तो उसने सुना दिया, पर बाकी घर वालों की नींद उड़ गई थी। यहाँ तक कि सुजाता जी भी चिंतित हो गई थी। सारंग बहुत बार घर लेट आता था, पर फ़ोन करके इन्फॉर्म भी कर देता, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सब लोग हॉल में बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी आकर रुकी तो सबके चेहरे पे सुकून के भाव आ गए। शायद ये सारंग ही हो। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अर्थसमर्थ दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी तो अंदर की ओर एक गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और बिहान बाहर आया। अर्थ, ये बिहान भाई आज यहाँ कैसे? लेकिन तभी उसकी नज़र दूसरी साइड की तरफ गई। बिहान बाहर निकलकर दूसरी ओर से सारंग को बाहर आने में मदद कर रहा था। दोनों भाई उसे देख एकदम से हैरान हो गए। एक पैर में पट्टी, एक हाथ में प्लास्टर और सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो दोनों भी दौड़ के गए और बिहान का हाथ सारंग सॉरी वो दोनों भी दौड़ कर गए और बिहान के साथ सारंग को मदद करी। अंदर सब लोग हॉल में ही थे और जब उन सब की नज़र दरवाजे पे गई तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। यहाँ तक कि स्वरा का भी यही हाल था। सब लोग दौड़ के दरवाजे तक गए। सुजाता जी, ये क्या हो गया? लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सारंग को लिटाना। बिहान अर्थसमर्थ तीनों उसे कमरे में ले गए और सारंग को लिटाकर नीचे आ गए। बिहान सबको देखकर बोला, शाम के वक्त ही किसी ने सारंग के नंबर से कॉल की थी कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं पहुंचा तो गाड़ी की हालत ख़राब थी। वो तो भला हो, ये गाड़ी से दूर गिरा था, जिसकी वजह से हाथ पैर और सर पर कुछ चोटें आई हैं।
जिस तरह की हालत गाड़ी की हुई थी इसे बचना मुश्किल हो जाता। सुजाता जी, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? बिहान, नहीं आंटी, अभी पहले से बेहतर हैं। घर जाने की जिद पे अड़ा था, इसीलिए आज ही डिस्चार्ज करवा कर घर ले आया। दवाई की वजह से बेहोश है, कल तक होश आ जाएगा। दिनेश जी, ये सब किया किसने और क्यों? विहान, पता नहीं, लेकिन ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं था। शायद किसी ने जानबूझकर किया है। पुलिस ने केस दर्ज करवा दिया है, जल्दी ही पता लगा लेंगे। तब तक आप उसका ख्याल रखिएगा। विहान घर चला गया और सब लोग एक एक करके सारांग से उसके कमरे में मिलने चले गए। सुजाता जी उसके पास बैठकर रोने लगी। तूने जो भी किया वो सब गलत था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। स्वरा उनके कंधे पे हाथ रखकर बोली, इसमें आपकी क्या गलती? ये किसी ने जानबूझकर किया है। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। सुजाता जी, आज रात तुम आरुष के कमरे में रुक जाओ, मैं सारांग का ख्याल रखती हूँ, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। विनेश जी, भाभी, आपकी तबीयत सही नहीं है, आराम करने की ज़रूरत आपको भी उतनी ही है। आप जाइए, मैं हूँ यहाँ पर अर्थ समर्थ। डैड, आप में से किसी को भी भाई के पास रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ रुक जाएंगे। स्वरा, आप सब जाइए, मैं हूँ ना, मैं इनका ख्याल रख लूँगी, प्लीज़। सुजाता जी हैरानी से उसे देख कर, पर बेटा तुम ये सब। स्वरा, आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इनका ख्याल रख लूँगी। स्वरा ने समझा बुझाकर सबको भेज दिया और फिर अर्थ से बोली, अर्थ भैया, आज रात आरुष को अपने पास सुला लेंगे, क्योंकि अगर ये रात भर हाथ पैर चलाता रहा तो सारांग जी को परेशानी हो जाएगी। समर्थ, हाँ, मैं सिर हिला के बेड की ओर गया और आरुष को गोद में लेकर बाहर चला गया। स्वरा सोफे पे जाकर लेट गई। आधी रात के वक्त स्वरा की आँख किसी की आहट से खुली। जब उसने उठ के देखा तो ये सारांग था, जो दर्द से हल्का हल्का कराह रहा था। पैर को बार बार हिलाने से उसे दर्द हो रहा था, जबकि वो नींद में ही था। स्वरा उठकर गई और पास से 4-5 पिलो से एक दीवार बनाई और उसके पैरों को उठाकर उसके ऊपर रख दिया, ताकि लटकने की वजह से दर्द ना हो। फिर जिस हाथ में फ्रैक्चर था उसके नीचे भी एक पिलो रख दिया, पर सारांग बार बार उस पिलो को सरका देता। स्वरा ने एक टूल लिया और उसी के पास बैठ गई, बेड के साइड पर रखकर, और पिलो को पकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके, और उसका हाथ उस पिलो पे रख दिया। सारांग कुछ ही देर में नींद में चला गया। स्वरा पिलो पकड़े पकड़े ही सो गई। अगली सुबह जल्दी ही सारांग की दवाई का असर उसे खत्म हो चुका था, जिसके कारण नींद भी जल्दी ही खुल गई। जब उसने अपनी बाजू को हल्का सा हिलाना चाहा तो वो शायद किसी ने पकड़ रखी थी। आंखें खुलते ही उसकी नज़र बेड की एक तरफ सो रही स्वरा पे चली गई, जो कि उसकी बाजू को पकड़े हुए थी। सारांग ने बाजू को हिलाना बंद कर दिया। अगर वो जरा सी भी कोशिश करता तो उससे स्वरा की नींद टूट जाती। सारांग को दर्द तो बहुत बढ़ रहा था, पर फिर भी बाजू उसने टस से मस नहीं की। स्वरा की आंख झटके से खुल गई और वो सारांग को देखने लगी, जो कि उसे ही देख रहा था। स्वरा ने एकदम से उससे सवाल किया, आपको दर्द हो रहा है क्या? सारांग इस बात से हैरान हो गया कि उसे कैसे मालूम हुआ। सारांग, हाँ वो। स्वरा उठकर बोली, हाँ ना करना छोड़िए, अगर दर्द हो रहा है तो कहना चाहिए था, या नहीं यूँ मुंह में दही जमाए क्यों देख रहे थे? सारांग, मैंने कहा क्या मुझे दर्द हो रहा है? स्वरा उसे देखकर, आप तो हैं ही अकड़ू, मुझे मालूम है, दूसरे के सामने झुकते नहीं, लेकिन आपकी बेचारी बाजू में दम नहीं है ना उतना, जो खुद से ही फड़फड़ाने लगे। कभी कभी इंसान को ईगो छोड़कर भी देखना चाहिए। सारांग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। स्वरा पिलो को अच्छे से सिट करके उसकी बाजू को ठीक करके बोली, वो तो दिख रहा है आपका मैनेजमेंट। सारांग ने हाथ झटका और बोला, बीवी बनने की कोशिश मत करो, इन सब का अधिकार नहीं है तुम्हें, दूर रहो, समझी? स्वरा,
इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उसी के नाते ये सब कर रही हूँ, वरना आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है मुझे। सारांग ने आंखें बंद कर दी और शराबी सोफे पे जाके बैठ गई। आरुष की जिद की वजह से अर्थ उसे लेकर कमरे में आया था। अपने पापा की ये हालत देखकर वो सारांग की ओर बढ़ गया। आरुष ने आगे बढ़कर सारांग से पूछा, ये क्या हो गया पापा आपको? सारांग, कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट आ गई। आरुष मासूमियत से, तो फिर दर्द हो रहा होगा ना? सारांग उसे अपने पास बुलाकर, पहले हो रहा था लेकिन आपको देखने के बाद ठीक हो गया। आरुष की आंखों से आंसू बहने लगे तो सारांग ने आंसू पोंछते हुए बोला, इसमें रोने की क्या बात है? आप तो मेरे शेर हो ना, शेर कभी रोता है क्या? आरुष ने ना में गर्दन हिलाई तो सारांग बोला, जाओ स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वरना देर हो जाएगी। एक नज़र उसने सरा को देखा और सरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और आरुष के पास आ गई और बोली, चलो आरू, आपको रेडी करें, फिर स्कूल से आकर आप अपने पापा के पास ही रहना, ओके? कोई मना नहीं करेगा आपको। अभी जब तक वो रेस्ट करेंगी तब तक तो आप वापस भी आ जाएंगी। आरुष उसे देखकर, सच्ची मम्मा? सना ने हाँ में सिर हिलाया और उसे लेके बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो नहा के बाहर आ गया, टॉवेल लपेट कर। सारांग आंखें बंद किए हुए लेटा रेस्ट कर रहा था। आरुष दौड़ के आ गया और यहाँ से वहाँ कूदने लगा। सरा यूनिफॉर्म की शर्ट ली यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी। आरुष कभी यहाँ दौड़ता, कभी वहाँ। मम्मा मुझे पकड़ो, मम्मा मुझे पकड़ो। सना धीमी आवाज़ से बोली, बेटा ऐसे भागोगी तो पापा जग जाएंगी, उनको सोने दो और इसे पहन लो। आरुष ने एक नज़र सारांग को देखा जो दिखने में सोता हुआ नजर आ रहा था। आरुष चुपचाप जाके सोफे पे खड़ा हो गया और सरा उसे कपड़े पहनाने लगी। दोनों धीमे धीमे से खुसर फुसर कर रहे थे जो सारांग सुन पा रहा था। सरा, चलो बेटा, आप यहीं बैठो, मैं अभी 1 मिनट में रेडी होकर आई, फिर नीचे चलते हैं। आरुष वहीं बैठ गया और सरा भी रेडी होकर चली आई। चलो आरू, हम नीचे चले। दोनों नीचे को चल दिए। सारांग ने उनके निकलती ही आंखें खोल दी। सारांग उन दोनों को जाते देख बोला, शायद ये डिसीजन आरू के लिए बेहतर रहा। ये लड़की इसे एकदम माँ जैसा ही प्यार करती है। आई थिंक इसकी तरफ मुझे अपना रवैया थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए आरू से ही सब कुछ है। वो खुश तो मैं खुश, और उसकी खुशी इस लड़की में है। सारांग का ख्याल रखने के लिए बाकी सब घर में थे तो आरुष और सरा स्कूल चले गए। सरा को पियोन ने बताया कि आज फिर उससे कोई मिलने आया था। सरा खुद से बोलती हुई विजिटिंग एरिया में बढ़ गई। ज़रूर ये मनधीर ही होंगे। वहाँ पहुँच के देखा तो मनधीर सोफे पे बैठे हुए पैर पे पैर चढ़ाए उसे ही देख रहा था। सरा, आपसे कल ही कहा था ना मैंने कि यहाँ रोज़ रोज़ आकर अपना टाइम मत वेस्ट करिए। मनधीर खड़े होके, और मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हें मना कर ही रहूँगा। सरा, आपने आने में बहुत देर कर दी। मुझे आपके साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चले जाइए यहाँ से। मनधीर, अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। हमने सिर्फ केस फाइल किया है, डिवोर्स हो नहीं गया है मेरा। मैंने अपने वकील को पीछे हटने के लिए बोल दिया है। तुम भी वापस कर लो केस। सरा लगभग चीखते हुए, कोई मजाक है क्या? जब मन किया डिवोर्स ले लिया, जब मन किया केस वापस। एक बात सुन लीजिए, मैं ये केस वापस नहीं लूँगी। अब आप जा सकते हैं। मनधीर उसकी बाजू को कसते हुए बोला, अभी प्यार से बोल रहा हूँ तो सुन लो, वरना मेरा दूसरा रूप भी अच्छे से मालूम है। अगर मुझे उस अवतार में आने के लिए उकसाओगी तो बेहद ख़राब होगा तुम्हारे लिए। सरा उसका हाथ झटक कर, आपकी धमकियों से डरती नहीं हूँ मैं, जो करना है कर लीजिए। मनधीर दांत पीसते हुए कुछ बोलने को हुआ तो पियोन आया। मैम, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, प्लीज आइए। सरा बिना देर किए कैबिन की ओर चली गई और एक बार भी मनधीर को नहीं देखा। मनधीर भी गुस्से से वहाँ से चला गया। कैबिन में सर सरा का वेट कर रहे थे। सरा, सर आपने मुझे बुलाया? सर, जी हाँ, देखिए मुझे बात घुमा फिरा के करना तो नहीं आता, तो मैंने बात
तो मेन बात ये है कि या तो आप घर में ही रहिए या फिर पढ़ा लीजिए। यहाँ आए हुए आपको इतना टाइम नहीं हुआ है और आए दिन आपसे मिलने कोई ना कोई आ रहा है। यही सब चलता रहा तो बच्चों की पढ़ाई वेस्ट होगी और फिर मुझे आपको डिसमिस करना होगा। होप यू अंडरस्टैंड। स्वरा जी मैं समझ गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। स्वरा अपनी क्लास में चली गई और मनधीर भी गुस्से से निकलकर अपने घर पहुंच गया। इस चिड़िया के बहुत पैर निकल आए हैं, इसे तो अपनी असलियत एक बार फिर दिखाना ही होगा कि आखिर ये मनधीर शाह है क्या चीज़। मनधीर बोलते हुए घर में दाखिल हुआ तो सामने ही उसके पिता परेश शाह बैठे थे। वो बोल पड़े, तो फिर आज हार ही हाथ आई। मनधीर के कदम रुक गए थे। मुड़कर अपने पिता के पास बढ़ गया। मनधीर, डैड ये सब क्यों किया दादाजी ने? परेश जी, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका पोता इतना गैर जिम्मेदार और नालायक होगा जिसका खामियाजा उसकी वजह से सबको भुगतना पड़ेगा। मनधीर गुस्से से, डैड मेरी तारीफ के पुल बांधना बंद करिए और कुछ बताएं, उस लड़की को कैसे मनाऊं? परेश जी उसे देखते हुए, ये तो अपनी अय्यासियों को करने से पहले ही सोचना था। मनधीर फ्रस्ट्रेट होकर, बट मुझे क्या मालूम था कि इस बार ये लड़की मुझे देख ही लेगी। हर बार तो कहता ही था। इस बार गलती हो गई तो सोचा बस अब इन सब को लगाम लगाकर ख़त्म ही कर दूं। बहुत बन लिया, सिर्फ और सिर्फ नेक पति। मुझसे ये सब नाटक और नहीं झेला गया। परेश जी लगभग भड़कते हुए, तो भुगतो अब सारी जायदाद पिताजी ने उस लड़की के नाम कर दी है। उन्हें मालूम था उनका पोता किस किस्म का है। अब जब डिवोर्स हो जाएगा तो तुम्हारे साथ साथ हम भी बेघर हो जाएंगे। सिर्फ उस लड़की से जब से शादी हुई थी तुम्हारी ये सब कारोबार उन्होंने तुम्हें स्वरा की वजह से सौंपा था। केस जीतने के बाद सब कुछ तो उसके पास होगा ही। हर महीने एलिमनी देनी पड़ेगी, वो कहाँ से लाओगे? मनधीर, अगर ऐसा ही है तो अब उस लड़की को मरना होगा क्योंकि वो मान ही नहीं रही है और मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। या वो मरेगी या फिर ये सब मेरे नाम करेगी। बस यही दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। मनधीर गुस्से से अपने कमरे में चला गया। परेश जी ने उसे देखकर बस सिर हिलाया और बाहर निकल गए। अर्थ और समर्थ कॉलेज में पहुँचे। वो दोनों ही कॉलेज के लास्ट ईयर में आ चुके थे। आज से फर्स्ट ईयर की शुरुआत थी। आज से नए स्टूडेंट आने शुरू हो गए थे। अर्थ अपनी गाड़ी पार्क करके चला गया और समर्थ गेट के पास ही उतरकर आगे की तरफ चला गया। एक तरफ नोटिस बोर्ड पे आज की क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में मेंशन था तो वहाँ बेहद भीड़ थी उसे देखने की। समर्थ उसी के पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा तो सामने की तरफ एक लड़की खड़ी थी जिसने जीन्स और कुर्ती पहनी हुई थी। हाथ में 2 बुक्स और बाल खुले पीट करके खड़ी थी। लेकिन भीड़ इतनी थी कि धक्के मुक्की के चक्कर में एक धक्का उसे भी लग गया और वो एक तरफ गिरती हुई दीवार से जा टकराई। समर्थ तो पास से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस लड़की पे गई। समर्थ उसके पास जाकर, एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो हैं? वो लड़की सर पकड़े ही घूमी तो उसके बाल समर्थ के चेहरे से होते हुए पीछे हुए। एकदम चांद सा मुखड़ा, छोटी सी नाक और पंखुड़ी जैसे होंठ। उसे देखते ही समर्थ के दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गई। समर्थ का ध्यान उसके हाथ पर गया जो उसने माथे पे रखा हुआ था, पर वो लड़की पहले ही बोल पड़ी, सॉरी। समर्थ ने उसे अनसुना कर उसका हाथ पकड़ा तो माथा हल्का छिल गया था जिससे खून रिस रहा था। समर्थ, ओ नो, आपको तो ब्लीडिंग हो रही है, चलिए मैं आपको मेडिकल रूम ले चलूँ? वो लड़की अपना हाथ देखते हुए बोली, नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी, आप चिंता मत करिए, बस बता दीजिए कि मेडिकल रूम कहाँ है। समर्थ, नहीं, मैं खुद ही लेकर चलता हूँ, चलिए जल्दी, वो लड़की बोली। लेकिन पर समर्थ कुछ भी सुने बिना उसका हाथ पकड़कर उसे मेडिकल रूम लेकर गया। वहाँ पे उसकी पट्टी हुई और माथे पे बैंडेज लग गया। उसके बाद वो समर्थ से बोली, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। समर्थ भी ओके कहकर
बाहर चला गया। समर्थ को जाते देखकर वो मुस्कुरा दी, फिर जल्दी से नोटिस बोर्ड के पास पहुंच गई, जहां पहले ही उसका इंतज़ार कोई लड़की कर रही थी। देखने में वो भी एकदम डिट्टो ही थी, बस उसने बालों की पोनी करवा रखी थी। ये चोट कैसे लगी तुझे मिन्नी? कुछ नहीं हुआ है मिली दी, कुछ नहीं हुआ है मिली दी। आप इतना मत सोचिए, घर से तो चंगी भली आई थी मैं। तुझे तो ये सब घर से तो चंगी भली आई थी, तुझे ये सब हुआ कैसे? अरे वो बस किसी से धक्का लग गया तो दीवार से हल्का सा स्क्रैच आ गया। तेरा ना सच्ची कुछ नहीं हो सकता। सामने से उस धक्का देने वाले को 2 लात लगा देती, लेकिन अपना खून ही बहा दिया। मिली दी, छोड़ो ना ये सब, चलो क्लास में चलते हैं। दोनों ही बातें कहते हुए क्लास में चली गई। ब्रेक के दौरान दोनों एक तरफ गार्डन में बैठी थी, तभी मिली की नज़र सामने खड़े अर्थ पर गई तो वो मिली को इशारा करते हुए बोली, दी वो देखो सामने, वो जो खड़ा है ना। मिली अर्थ को देखकर, कौन वो? तो उसका क्या? मिनी मेरी चोट को। अभी उसने इतना ही कहा था कि मिली उठ गई और बोली, अच्छा तो ये है जिसने इसे चोट पहुंचाई। रुक। मिनी चिल्लाती रही, दी सुनो तो 1 मिनट। अर्थ अपने दोस्तों से पूछ ही रहा था कि तभी मिली वहाँ आ गई और एकदम अर्थ पर बरसते हुए बोली, यूँ मिस्टर, आंखें दी है भगवान ने या नहीं? कॉलेज में यूँ ही तो नहीं आ गए होगे, स्कूल से पढ़कर ही यहाँ हो डेफिनेटली। लेकिन ये क्या हरकत है? स्कूल में यही सिखाया जाता है कि किसी के साथ भी धक्का मुक्की करो, मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर। अर्थ के साथ खड़ा उसका दोस्त हैरान था, क्योंकि अर्थ एकदम या तो शांत रहने वाला था या फिर गुस्से में रहने वाला लड़का था, जिसे बात करने से पहले हर कोई 2 बार सोचता था। और ये लड़की एकदम बड़ करती चली गई। अर्थ खुद पर काबू कर बोला, हो कौन तुम, और ये क्या फालतू की बात की जा रही हो? मिली, फालतू की बात नहीं है, ये काम की बात है। मेरी बहन को धक्का देने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि अर्थिका खन्ना की बहन को कोई भी आंख उठाकर नहीं देखता, और तुमने सीधा उसे चोट पहुंचा दी। अर्थ, हे लिसन, फालतू की बात मत करो समझी। ना मैं किसी अर्थिका को जानता हूँ, ना उसकी बहन को। तब तक हाँफते हुए अर्थिका मिल्ली के पास मिनी आ गई, लेकिन उसकी सांसें फूली हुई थी, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अर्थिका मिनी की ओर इशारा करके बोली, ये है मेरी बहन समर्थिका खन्ना, जिसे तुमने सुबह धक्का दिया। अब अर्थिका के पास आकर बोला, यो। तब तक समर्थिका बोली, सॉरी, मेरी दी से गलती हो गई। 1 मिनट दी, इधर आओ आप। समर्थिका अर्थिका को लेकर एक तरफ चली गई। दी, ये आप क्या कर रही हैं? तो पागल हो गई है क्या? डरपोक कहीं की, शराफत का ज़माना नहीं है, डरती क्यों है? मैं हूँ ना, चल उसे सबक सिखाती हूँ। दी बेट, उन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया था, बल्कि इस चोट पर बैंडेज लगाई थी। उन्होंने मुझे बचाया था, तो उसे बचाने के लिए झूठ तो नहीं कह रही, ये सच है दी। उन्होंने तो मेरी हेल्प की है, और आपने बिना कुछ सुने ही बम फोड़ दिया इतना बड़ा। अब क्या होगा? मैं तो बेधड़क कितना बोल गई। चलो चलकर सॉरी कहते हैं। वो दोनों अर्थ के पास जाने के लिए मुड़ गई। अर्थिका और समृथिका मुड़कर जैसे ही अर्थ के करीब पहुंची, वो उन्हें ही घूर रहा था। इससे पहले कि अर्थ कुछ कहता, समर्थ जूस और बर्गर लेकर आया और बोला, ब्रो ये लो आपके लिए। तभी उसकी नज़र पास खड़ी उन्हीं 2 लड़कियों पे गई, जो कि दिखने में एकदम एक सी ही थी। समर्थ उन्हें देखकर बोला, आप तो वही सुबह वाली हैं ना? समर्थिका ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अर्थ बोला, तो इन दोनों को जानता है क्या? समर्थ, नहीं भाई, जानता तो नहीं, बट इन्हें चोट आई थी तो मेडिकल तक लेकर गया था। क्यों, आप इन दोनों को जानते हैं क्या? अर्थ, नहीं, मैं तो नहीं जानता, बट ये मैडम मुझे कुछ सुना रही हैं। हाँ तो बताइए कि क्या कह रही थी मुझे शर्म नहीं है, मैनर्स नहीं है? हाँ,
अर्थिका मुंह लटकाए। मैंने मैनर्स की बात की थी लेकिन शर्म वाली बात नहीं की थी। समर्थिका सर झुकाकर बोली, सॉरी, वो दी को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। मैं उन्हें बता रही थी लेकिन मेरे चक्कर में उन्हें कुछ और सुनाई दिया और वो आप पर भड़क गई। आई एम सॉरी समर्थ। वेट मिनट, कोई बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? आई एम कन्फ्यूज्ड अर्थ। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्लियर करोगी आप दोनों कि हो क्या रहा है? समर्थिका ने सब शुरू से बताना शुरू किया और सब कुछ बता दिया। अर्थिका आखिर में अर्थ समर्थ को देखकर बोली, सॉरी। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर हंस दिए और लगातार हंसते ही रहे। दोनों बहनें उन्हें यूं हंसते देख रही थी। अर्थिका बोली, मिनी, मुझे लग रहा है ये दोनों ही पागल हो गए हैं। अर्थ ये सुन चुका था और फिर उन दोनों को घूरने लगा। फिर वो दोनों चुप हो गई। समर्थ, जिसने तुम्हारी हेल्प की थी वो मैं था और ये मेरे बड़े भाई, आई मीन 10 मिनट बड़े भाई अर्थ एंड मी। समर्थ, आप दोनों को कुछ कन्फ्यूजन हुआ है जो कि अक्सर सबको होता रहता है। वैसे ये बात तो आप दोनों भी हमारी तरह जानती होंगी, क्यों? अर्थिका, या हमसे बेहतर कौन जानेगा? तो मिस्टर अर्थ, आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। देखिए, जो हुआ वो गलती थी। अर्थ रूखेपन से बोला, इट्स ओके, बिना पूरी बात जाने यूं ही एक्शन मत लिया करो। अर्थिका, समझ गई हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। समर्थ, वैसे आपने अपना नाम बताया ही नहीं। वी आर ट्विंस, यू आर ट्विंस, तो आपका नाम क्या है? अर्थिका हाथ आगे करके बोली, मैं अर्थिका खन्ना और सब मिली बुलाते हैं, और ये समर्थिका खन्ना, इसे सब मिनी बुलाते हैं। मैं इससे 10 मिनट बड़ी हूँ। जैसा ये आपके भाई हैं वैसे ही। समर्थ, वाओ, मतलब हम ट्विंस हैं लेकिन हमारे नाम भी कितने रिसेंबल करते हैं। अर्थिका का अर्थिका, वैसे आप कौन सी ईयर में हैं? समर्थ, लास्ट ईयर में। एंड यू? अर्थिका, ओह, हम फर्स्ट ईयर में हैं। आज फर्स्ट डे है, डैट मीन आप हमारे सीनियर हुए। वैसे आप ये बताएं, ये आपके भाई इतने खड़ूस क्यों हैं? समर्थ हंसते हुए, ये इनका नेचर ही है। अर्थ, तेरा अगर फालतू बातों से मन भर गया हो तो चलें, मुझे भूख लगी है बहुत। अर्थिका, हम भी लंच करने जा रहे हैं। क्या आपको ज्वाइन कर लें? इफ़ यू डोंट माइंड। समर्थ, वाई नॉट, चलिए ना। वैसे ये आपकी सिस्टर बहुत कम बोलती हैं क्या? अर्थिका, इसका क्या ही कहा जाए। डरपोक है एक नंबर की और शांति दूध की तरह हर वक्त मुंह में ताला ही रहता है इसके। मिनी मिली के साथ चल रही थी, जबकि अर्थ समर्थ के साथ कैंटीन पहुंचने तक बस समर्थ और अर्थिका ही बातें करते हुए चल रहे थे। चारों कैंटीन में बैठकर बातें करने लगी। अर्थ बहुत इरिटेट हो चुका था। अपना लंच ख़त्म करके वो तुरंत उठा और बोला, मैं जा रहा हूँ क्लास में, तुझे आना हो तो आ जाना। अर्थिका उसे जाता देखकर बोली, सच में यही आपके भाई हैं क्या? बहुत खड़ूस हैं। समर्थिका की तरफ इशारा करके बोला, वैसे ही ये भी आपकी ही बहन है, लगता ही नहीं। समर्थिका उठकर बोली, दी, मुझे कुछ नोट्स का काम है, मैं जा रही हूँ, आप आ जाना। समर्थ, उसे मेरी बात का बुरा लग गया क्या? अर्थिका, अरे बिल्कुल भी नहीं, उसे किसी की बात का बुरा नहीं लगता, बस बोलती कम है। समर्थ, ओके, नाइस मीटिंग यू। अब हमें भी चलना चाहिए। वो दोनों भी अपनी अपनी क्लास में चले गए। स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद सोना और आरुष को रोज़ की तरह लेने के लिए ड्राइवर पहले ही आ गया था। सोना ने बाहर आकर आरुष को गाड़ी में बिठाया, खुद भी बैठने लगी, लेकिन उससे पहले ही उसे पीछे से किसी ने बुलाया, जो कि एक बच्चा ही था। सोना मुड़ी, क्या हुआ बेटा? मैम, आपको उस कार में एक अंकल बैठे हैं, वो बुला रहे हैं। अच्छा, आप जाओ, मैं देखती हूँ। आरुष बेटा, आप गाड़ी में रहना ड्राइवर अंकल के साथ ही, मैं बस अभी आई। ओके मम्मा, मैं यहीं बैठा हूँ।
स्वरा सीधा उस गाड़ी की ओर बढ़ गई और उसके पास रुकी तो मिरर नीचे हुआ तो अंदर मनधीर था। स्वरा उसे देखकर मुड़कर जाने लगी तो हाथ खिड़की से बाहर करके मनधीर ने उसे पकड़ लिया। सड़क है यहाँ, तमाशा मत करिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, नाटक बहुत हो गया, अब चुपचाप घर चलो। कितनी बार कहा ना, अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही आपके घर से उस लड़की को रखिए जिससे प्यार करते हैं। बार बार मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, वरना क्या कर लोगी। अब तक तुमने सिर्फ मेरा एक तरफा चेहरा देखा है, दूसरा दिखाने पे मजबूर मत करो। मुझे ना कुछ देखना है ना दिखाना है, और मैं क्या कर सकती हूँ इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। घर वालों ने साथ देने के लिए मना कर दिया, अब किस दम पर उड़ रही हो। ये बच्चा कौन है, किसकी केयरटेकर बनकर घूम रही हो, कितने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें इन सब के, बताओ। और एक बात याद रखो कि मुझसे ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकती। अब भी आप कहते हैं कि मैं आपके साथ आपके घर चलूँ। अपने आप को देखिए, क्या से क्या बन गए हैं। मुझसे कोई उम्मीद रखने की गलती मत करना, तो यूं ही दूसरे की बच्चों की देखभाल करोगी क्या। अच्छे घर की औरतें ये सब नहीं कहती, तो अच्छे घर के आदमी अय्यासगिरी कर सकते हैं, वो चलता है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या करूँगी इन सब से अब आपका कोई वास्ता नहीं। हम अलग हो चुके हैं, मेरा पीछे मुड़कर देखने का कोई भी इरादा नहीं है। जाते जाते रुक कर, और एक ख़ास बात, दोबारा मेरा पीछा मत करना। स्वरा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। आरुष उसके फ़ोन में मसरूफ़ था। वो लोग घर को चले गए। स्वरा अब मनधीर से परेशान हो गई थी। हर पल उसका पीछा करना अब उसे अंदर तक डरा रहा था। मनधीर ने स्टीयरिंग पे हाथ मारा और बोला, बस बहुत कर ली बात, अब और नहीं, अब तो सीधा एक्शन होगा। सूर्यवंशी मेंशन में गाड़ी रुकी। स्वरा और आरुष घर में दाखिल हुए। सारंग बैठकर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। स्वरा ने आरुष के कपड़े बदलवाए और उसके कमरे में सुला दिया। इस बीच उसने सारंग से कोई बातचीत नहीं की थी। अपने कपड़े बदलकर वो चुपचाप आरुष के कमरे में चली गई और सो गई। जिस तरह से मनधीर ने उसे धमकी दी थी, यही सब सोच सोच कर उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मनधीर का गुस्सा बेहद ख़राब था, जिसकी आग में अक्सर स्वरा झुलस चुकी थी। सारंग लैपटॉप पे काम करते हुए मन ही मन बोला, ये आज इनका मिजाज इतना अलग क्यों है। सुबह तक तो ठीक ही दिख रही थी, तो अब ऐसा क्या हो गया। स्वरा को बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर बेहद रोना आ रहा था। बेड से नीचे बैठकर वो बेतहासा रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। बहुत देर रो लेने के बाद उसकी आंख वहीं बैठे हुए ही लग गई। सुजाता जी विनीता जी से बोली, स्कूल से आकर स्वरा ने खाना नहीं खाया शायद। विनीता जी, वहीं कुछ खा पी लिया होगा, शाम में खा लेगी। आरुष शाम को जग जाने के बाद कमरे से बाहर चला गया अपने दोनों चाचों के साथ खेलने के लिए। सुजाता जी सारंग के कमरे में खाना दे रही थी। विनीता जी भी कमरे में आ गई। दीदी, अब तक स्वरा ने कुछ नहीं खाया, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है, इतनी रात हो गई ना। ना ही वो अब तक कमरे से बाहर आई और ना ही उसने कुछ खाया है। चलकर देखी उसकी तबीयत तो ठीक है कि नहीं। हुआ क्या है माँ, वो लड़की मुझे भी कुछ बदली बदली सी लग रही है जब से स्कूल से लौटी है। मुझे लगा यूं ही है, पर वो तब से कमरे से नहीं आई। नहीं सारंग, वो तब से ही बाहर नहीं आई, जाकर देखना पड़ेगा, कहीं कुछ कर ही ना लिया हो उसने। सुजाता जी विनीता जी के साथ ही सारंग भी बिस्तर से उतरने लगा तो सुजाता जी बोली, ये क्या कर रहा है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल फिर नहीं सकता, तू अभी आराम कर। नहीं माँ, मुझे भी जाने दो, वो लड़की पता नहीं क्या कर जाए अपने साथ, चलो देखते हैं। सुजाता जी और विनीता जी ने सारंग को आरुष के कमरे तक लाकर बिस्तर पे बिठाया। विनीता जी सेरा को यूं जमीन सॉरी विनीता जी स्वरा को यूं ज़मीन पर बैठे देखकर बोली, ये ऐसे क्यों बैठी है, वो भी ज़मीन पर। जिस तरह से स्वरा घुटनों पे हाथ रख चेहरा छुपाए बैठी थी, उससे किसी को भी उसे देख डर लग जाता। सारंग ने उसे आवाज़ दी, स्वरा स्वरा। विनीता जी और सुजाता जी ने आगे आकर उसे जरा सा हिलाया तो वो यूं ही फर्श पर गिर गई। विनीता जी घबरा गई।
ये क्या हो गया इसे? चिल्लाकर अर्थ समर्थ, जल्दी से यहाँ आओ। अर्थ समर्थ का रूम भी साथ में ही था, तो वो दोनों भी दौड़ कर आ गए। सारांग के हाथ पैर में चोट की वजह से सुजाता जी ने उसे हिलने नहीं दिया। मॉम, ये क्या हो गया भाभी को? पता नहीं, आई थिंक बेहोश हो गई हैं। जल्दी से रिया को बुलाओ, आज वो घर में ही है। उससे पहले इसे बेड पर छोड़ो। अर्थ समर्थ ने उसे बेड पर लिटाया और रिया को कॉल करके आने को कहा। सुजाता जी विनीता जी स्वरा के हाथों को मलने में लगी थी। लगभग 10 मिनट के अंदर ही रिया, सुगंधा जी और विनेश जी भी दौड़ते हुए आ गए। रिया, आप सब बाहर जाइए, मैं इनका चेकअप कर लूँ। सारांग तो अंदर बाहर ज़्यादा कर नहीं सकता था, इसीलिए उसे कुछ दूरी पे सोफे पे बिठा दिया। बाकी सब बाहर चले गए। 10 मिनट में चेकअप हो जाने के बाद सब अंदर आए। सुजाता जी, क्या हुआ इसे? ये बेहोश कैसे हो गई? रिया, मासी, इनका कुछ ही दिनों पहले मिसगैरेज हुआ था और तब से ही इनकी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रेस ही चल रहा है। पहले इनके हस्बैंड का टॉर्चर, फिर ये शादी, इन सब की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है और शायद रोते हुए नींद में ही ये बेहोश हो गई थी। सुजाता जी, क्या कहा? स्वरा का मिसगैरेज हुआ है? रिया, हाँ। आरुष को बचाने के चक्कर में ये बात सारांग के लिए भी सरप्राइज़ थी कि स्वरा का मिसगैरेज हुआ था, और अब तो और ज़्यादा हैरानी की इसकी वजह आरुष था। सुजाता जी, रिया तू क्या कह रही है? साफ साफ कह। रिया ने उस दिन की सारी बात सबको बता दी। सारांग ये सुनकर एकदम सदमे में आ गया। साथ ही बाकी सबको भी इस बात से बेहद हैरानी हुई कि आरुष को बचाने के चक्कर में स्वरा ने अपना बच्चा खो दिया, और ये सब उसके साथ हो गया। और अब ये सब उसके साथ हो गया। सच्चाई सुनने के बाद सब लोग बेड पर बेसुसी लेटी हुई स्वरा को देखने लगे। सुगंधा जी के आंसू बहने लगे। सुजाता जी भी अब एकदम शांत हो गई। सबके मुंह को मानो ताला लग चुका था। सारांग अपनी गर्दन झुकाई सब कुछ सोच रहा था। रिया सबसे बोली, आप सब कुछ देर के लिए इन्हें सोने दें, तब तक बाहर वेट करिए। सब लोग बाहर चले गए। सारांग ने बाहर जाने से मना कर दिया, जबकि बाकी सब उसी को इन सब का दोषी मान रहे थे। फिर भी वो किसी के कहने से बाहर नहीं गया। सोफे पे बैठे वो बस अब तक जो कुछ भी हुआ उसे किसी मूवी की तरह सोच रहा था। आरुष का उस दिन गायब हो जाना, फिर हॉस्पिटल में मिलना, घर आते हुए स्वरा को सुसाइड करने से रोकना, और फिर स्वरा को विहान की फैमिली में आना और स्वरा की उससे ज़बरदस्ती शादी करना। चुपचाप से बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई और वो सोफे पे ही सो गया। स्वरा भी बेहोश थी, जिसके चलते उसकी आंख इंजेक्शन का असर ख़त्म होने तक देर रात खुली। तब उसने झटके से उठकर देखा तो घड़ी रात के 10 बजा रही थी। मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? ओ गॉड, आरुष भूखा होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। बेड से नीचे उतर कर जब आगे जाने को हुई तो उसकी नज़र सोफे पे सो रहे सारांग पर गई। ये ऐसे क्यों सो रहे हैं? मुझे ऐसा फील क्यों आ रहा है जैसे मैं बीमार हूँ और ये मेरे लिए यहाँ बैठे हों। उठाऊँ या सोने दूँ? नहीं, उठाया तो हाथ का दर्द बढ़ जाएगा। उसे कंधे पे हल्का सा टच करते हुए बोली, सारांग जी। सारांग की नींद भी खुल गई और वो यहाँ वहाँ देखने लगा। सामने खड़ी स्वरा को देखते हुए उसने झट से आंखें खोल दी। स्वरा पहले से फ्रेश और बेहतर नज़र आ रही थी। आपको तो इस वक्त बिस्तर पे होना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं इस तरह सोफे पर? वो मेरा छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम फिट हूँ। उसके माथे को छूते हुए, मुझे तो आपकी मिजाज कुछ सही नहीं लग रही, क्या मामला है? अच्छा, बड़ी फिट हो? वो तो एकदम दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। स्वरा एकदम से उसके साइड पे बैठकर, अच्छा ऐसा क्या हो गया, मुझे भी बताओ तो। सारांग, तुम्हें सच में नहीं मालूम क्या? स्वरा ने नाम में गर्दन हिलाई। सारांग उसे देखते हुए बोला, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था तुम्हारा, जिसके कारण नींद में बेहोश हो गई थी तुम।
रिया ने इंजेक्शन दिया था तुम्हें, जिसका असर अब ख़त्म हुआ है। स्वरा मुँह खोल कर बोली। क्या सच में? मैं मतलब मैं बेहोश हो गई थी। मुझे इंजेक्शन लगा और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। बड़ी कमाल की बात है, बेवकूफ़ लड़की। यही सच है और इन सब का कारण मैं हूँ। तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई है, उसके लिए उसे देखते हुए आई एम सॉरी। स्वरा कान आगे करके, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ा और ज़ोर से बोलेंगे? सारांग आंखें छोटी करके बोला। सुनाई तो एकदम अच्छे से ही दिया है, पर जानबूझकर नाटक करना है तुम्हें। पर जो तुमने किया उसके लिए तुम्हारे नाटक भी झेल लूँगा। अब ध्यान से सुनो। सर झुका के ज़मीन को देखते हुए सॉरी। सारांग को इस तरह नरमी से बात करता देख स्वरा को भी एकदम झटका जैसा लग गया। स्वरा उसे देखकर बोली, आपने जो किया उसकी कोई भी माफ़ी नहीं है, तो फिर सॉरी किस चीज़ की? सारांग उसे देखकर, माना कि मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी की, उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं उस बात के लिए माफ़ी नहीं मांग रहा। ये माफ़ी तो तुम्हारे उस नुकसान की है जिसे मैं चाह कर भी कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। स्वरा, देखिए, मुझे लग रहा है आज आपका दिमाग सच में चोट की वजह से गलत पोजीशन पे आ गया है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अगर ये माफ़ी नहीं तो फिर किस बात की माफ़ी आप मुझसे मांग रहे हैं? ज़रा क्लियरली बताएंगे? सारांग उसे देखते हुए, तुम्हारे बच्चे को आरुष की वजह से खो देने की माफ़ी। स्वरा ने ये सुनकर आंखें एकदम से बंद कर दी, जिसके चलते एक बूंद आंसू टपक कर उसके गालों से होता हुआ छलक गया। स्वरा आंसू छिपाते हुए बोली, ये सब आपको कैसे मालूम हुआ, वो भी इतने दिनों के बाद? सारांग गहरी सांस छोड़कर, उस दिन तो आरुष को देखने की वजह से किसी और को देख ही नहीं पाया, लेकिन आज जब रिया से सच मालूम हुआ तो अंदर एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मानता हूँ माफ़ी से तो भरपाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। स्वरा उसे देखते हुए बोली, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? सारांग उसे देखने लगा कि उसकी माफ़ी स्वरा ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन फिर स्वरा आगे बोली, हाँ, इसमें आपकी क्या गलती? ना तो आपने एक्सीडेंट किया, ना आपकी वजह से हुआ, तो फिर माफ़ी क्यों? अगर आप उसकी बात से बोल रहे हैं तो आपको बता दूं, वो तो बच्चा है, वो भी हंसता खेलता चलता फिरता। मेरा बच्चा, वो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था, तो उसकी फ़िक्र किए बिना अगर आरुष की जान बचा भी ली तो क्या? पर मुझे पता है कि हम दोनों में कुछ खास मेल जोल नहीं बैठता, लेकिन जिस जगह आप गलत ना हो वहाँ माफ़ी क्यों मांगनी? इन सब में आपका क्या ही दोष? वैसे भी जब उस बच्चे के पिता को ही उसकी कोई फिक्र नहीं, तो आप तो फिर भी अनजान ही थे। अगर इस दुनिया में आकर अपने पिता का असली चेहरा देखता तो उसे अपने पैदा होने तक पर भी घृणा होती। मैं तो यही सोचती हूँ, एक पिता ऐसा कैसे हो सकता है? शायद वो इस लायक ही नहीं होंगी। सारांग उसकी बातों को सुनकर बोला, आजकल कुछ भी हो सकता है। जब एक माँ अपनी ही कोख से जन्मे बेटे की जान की दुश्मन हो सकती है, तो फिर एक पिता का क्या ही कहा जाए। स्वरा सारांग के चेहरे पे आए भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। आज दोनों के बीच इतनी लंबी और एकदम नॉर्मल तरह की बातचीत हो रही थी। सारांग कह रहा था, स्वरा सुन रही थी, और स्वरा कह रही थी तो सारांग बड़े ध्यान से सुन रहा था। सारांग, बहुत बात कर ली शायद आज तुमने। सॉरी, बहुत बात कर ली आज शायद हमने। तुम कुछ खा लो, वरना फिर कहीं गिरी पड़ी मिलोगी। स्वरा आज जवाब में बस हल्की सी हंस दी और उठकर जाने लगी, तो सारांग सिर झुकाए हुए ही बोला, तुम अपने पति के पास वापस जा सकती हो। ये बात सुनते ही स्वरा के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए, और फिर वो पीछे मुड़कर सारांग को देखने लगी। इस रिश्ते में और बंधे रहने की ज़रूरत नहीं, जिसकी बुनियाद ही ज़बरदस्ती खड़ी की गई है। तुम आज़ाद हो, जब चाहो यहाँ से जा सकती हो। स्वरा थोड़ा कर्कश आवाज़ से बोली, फिर आरुष का क्या? सारांग, उसकी फ़िक्र मत करो, तुम्हारे आने से पहले भी संभाला है मैंने उसे। कुछ दिन ही जिद के बाद
वो एकदम ठीक हो जाएगा। स्वरा बिना कुछ बोली बाहर चली गई। नीचे सब लोग हॉल में इंतजार कर रहे थे। तभी स्वरा सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ गई। सुजाता जी आगे आकर बोली, बेटा तूने तो एकदम डरा ही दिया था। हमसे बात करके अपना दर्द दिखा हमसे बात करके अपना दर्द निकाल लेती। यूं ही क्यों घुट घुट कर जी रही थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? स्वरा उन्हें कुर्सी पे बिठाते हुए बोली, माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और अब आरुष को और आप सबको देखते ही एकदम ठीक हो गई हूँ। देखिए विनीता जी, बेटा सच में एक पल को तो हम भी डर गए थे। सुगंधा दीदी भी इतनी परेशान है तब से तुझे लेकर। स्वरा मैं उनसे मिलकर आऊँ क्या? सुजाता जी तेरी मर्जी है, लेकिन पहले कुछ खा तो ले, वरना फिर कुछ हो जाएगा। स्वरा बैठकर खाना खाने लगी और सब लोग खाना खाकर उठ गए। स्वरा आरुष को साथ ले जाते हुए बोली, मैं बस कुछ ही देर में लौट आऊँगी। स्वरा आरुष को साथ लेकर घर से बाहर चली गई और सामने गर्ग मेंशन में पहुंचकर बेल बजाई। एक सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला तो हॉल में ही सब लोग मौजूद दिख गए। सुगंधा जी स्वरा को देखते ही खड़ी हो गई और उसके पास जाकर गले लग गई। स्वरा बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? आ यहाँ पर बैठ। सब लोग स्वरा को लेकर अलग अलग सवाल कर रहे थे। स्वरा सबकी चिंता देख कर एक से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब मेरी फिक्र मत करिए। बिहान रिया आरुष को लेकर जा रूम में। रिया आरुष आओ, हम ऊपर जाकर खेलते हैं। आरुष और रिया रूम में चले गए। स्वरा ने उन्हें बताया कि बेशक ये शादी ज़बरदस्ती हुई है, पर सारांग ने उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। महेश जी, पर ये शादी तो ज़बरदस्ती की थी ना, तो बाकी सब वैसे भी मान्य नहीं होगा। हम तुम्हें जल्दी ही सारांग से आज़ाद करवा देंगे। पापा जी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद हूँ। सबको ये सुनकर एकदम झटका सा लग गया। महेश जी सच में सारांग ने ऐसा क्या कहा? सच में सारांग ने ऐसा कहा क्या? जी उन्होंने ऐसा ही कहा। बिहान मतलब अब आप उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने उन सब के बारे में अभी तक पूरा कुछ सोचा नहीं है। बेटा ये तो क्या कह रही है? सारांग तुझे खुद जाने को कह रहा है, तो फिर अब वहाँ रुकने का क्या मतलब हुआ? माँ मैं अब भी एक दुविधा में हूँ। उन्होंने ये कह तो दिया कि वो आरुष को संभाल लेंगे, लेकिन मेरा आरुष से एक अलग जुड़ाव हो गया है, जिसके चलते मैं आरुष को दूर नहीं कर पाऊँगी। इसका मतलब आप उनके घर में ही रहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ भी सही से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। सुजाता जी उलझन क्या है बेटा? बता हमें। ये शादी ज़बरदस्ती की है, जिसे हम में से कोई नहीं मानता। सारांग ने भी तुझे जाने के लिए कह दिया है, तो दिक्कत क्या हो रही है? मेरे मन में दो तरह के सवाल चल रहे हैं। सारांग जी को छोड़कर इस डिवोर्स केस को वापस ले लूं, और दूसरा ये कि 2 दिनों से मनधीर मुझे हर जगह पे फॉलो कर रहा है, हर जगह स्टॉक करके मुझसे ये केस वापस लेकर घर चलने को बोल रहा है। तो क्या आप मनधीर के साथ चली जाएंगी वापस? उनका बिहेवियर ही समझ नहीं आ रहा। एक पल को शांत और एक पल को गुस्सैल। कभी प्यार से घर जाने को कहते हैं तो कभी गुस्से से। उनका गुस्सा बेहद ख़राब है, जिसके चलते ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें दूसरा मौका दूं या नहीं। महेश जी मनधीर मुझे सही नहीं लग रहा। सुजाता जी और फिर हर जगह मनधीर के पास चली गई तो आरुष से दूर हो जाओगी। महेश जी तुम मनधीर से डिवोर्स ले लो, क्योंकि वो इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगर फिर कुछ कर दिया ऐसा वैसा तो हमने अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले तो इस घर में वापस शिफ्ट हो जाओ, फिर मनधीर से डिवोर्स तो वैसे भी होने ही वाला है। तब झंझटों से मुक्ति, यहाँ चैन से रह सकती हो तुम। स्वरा मैं सोचूंगी इस बात पर भी एक बार। सुगंधा जी बेटा जो फैसला करोगी ध्यान से सोच कर करना।
स्वरा भी जी बोलकर उठी और आरुष तो सो गया था तो उसे लिए सूर्यवंशी मेंशन में चली गई। स्वरा आरुष को लेके चली गई। अब उसके मन में जो उथल पुथल थी उसे लेकर वो सोच में पड़ चुकी थी। आज वो आरुष के कमरे में ही उसके साथ लेट गई। अर्थ ने डोर नॉक किया तो स्वरा ने दरवाज़ा खोला। इतनी रात में आपको कोई काम था क्या मुझसे? अर्थ, वो भाई कह रहे हैं कि आरुष को वो अपने साथ सुलाना चाहते हैं, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। अच्छा, आप सारंग जी को कहिए कि आज रात उसे मेरे पास ही रहने दें। अर्थ चला गया और सारंग को स्वरा का कहा हुआ बता दिया। सारंग उससे बोला, तू भी सो जा जाकर। अर्थ अपने कमरे में चला गया। रात भर स्वरा यही सोचती रही कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार सोचते हुए ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह स्वरा उठकर रेडी हुई और आरुष को भी जगा के तैयार कर दिया और सारंग के कमरे में चली गई, जहाँ सारंग बिस्तर पे बैठा किसी सोच में गुम था। स्वरा ने अपना बैग रेडी किया और बाहर लेकर निकलने लगी। सारंग बोला, तो फिर अब आगे का क्या प्लान है? वैसे पूछने की हक तो नहीं, फिर भी। स्वरा मुड़कर बोली, मैंने सोच लिया है, जिंदगी को और उलझने नहीं दूंगी। अब अगर मुझे खुद सामने से मौका मिल रहा है तो क्यों ना सब कुछ पहले जैसा कर दूं। मतलब अपने पति के पास जा रही हो? फिलहाल तो यही चाहती हूँ। वो हर रोज़ मुझे मनाने आते हैं तो उनके पास लौट जाना ही बेहतर होगा। आपके और आरुष के खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो कहो ना। अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा नज़र नहीं आता। तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। ये फैसला तुमने लिया है, कुछ सोच कर ही लिया होगा। आज आरुष को तुम मत छोड़ने जाना। वो समर्थ अर्थ के साथ चला जाएगा। स्वरा कमरे से बाहर आ गई और आरुष से एक बार मिलकर घर से सबको अलविदा कहकर जाने को हुई तो अर्थ उसे सारंग के पास लेकर चला गया। सुजाता जी बोली, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना। स्वरा, आप सबसे मिलना लिखा था शायद, लेकिन हम सब का साथ यहीं तक था, इसीलिए शायद अब वापस लौट रही हूँ। पर आपको हमेशा याद रखूँगी, खासकर आरुष को। सब लोग स्वरा को घर के बाहर तक छोड़ने आए, जिसके बाद वो गर्ग मेंशन चली गई। वहाँ जाकर उसने सबको अपना फैसला बताया। महेश जी बोली, तुम्हें अब भी लगता है वो आदमी बदल गया है? अरे, ऐसे लोगों की फितरत का क्या कह सकते हैं। मुझे उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। विहान, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? उस इंसान का क्या पता कि वो बदला है या नहीं। स्वरा, आप सबकी चिंता मैं अच्छे से समझती हूँ, पर यकीन करिए मनधीर जितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं उतना ही उनका दिल एकदम साफ भी है। सुगंधा जी, हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद उसे अकल आ गई हो, इसीलिए वो तुम्हें मनाने के बारे में सोच रहा हूँ। बिहान, एक काम करिए, अगर आपने यही फैसला ले लिया है तो फिर बस हमारे कहने से आज ही केस वापस मत लीजिए। सब एक साथ बोले, क्यों? बिहान, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस 2 से 3 और निकाल लेना वहाँ पर। और उसके बाद भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस 2 से 3 दिन और निकाल लेना वहाँ पर। उसके बाद भी अगर मनधीर का रवैया अच्छा रहा तो ठीक, वरना इस घर के दरवाजे तो आपके लिए खुले ही हैं। सना, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। बिहान, अगर आप सच में मुझे भाई मानती हैं तो बस एक बार मेरे कहने से ये करके, उसके बाद तो सब सही ही होगा। स्वरा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। सब ने स्वरा को घर के बाहर तक छोड़ा, जिससे गाड़ी स्कूल तक गई। दूसरी ओर आरुष स्वरा से मिलने की जिद में था कि वो उसी के साथ स्कूल जाएगा, क्योंकि उससे मिले हुए अब आधे घंटे से ऊपर हो गया था। सारंग और स्वरा के घर वाले समझा कर थक गए थे, लेकिन वो मानने के लिए ही तैयार नहीं था। सुजाता जी बोली, बेटा उन्हें ज़रूरी काम था तो वो चली गई। आपको उन्होंने स्कूल जाने को कहा है, क्या आप अच्छे बच्चे नहीं हो? आरुष आंसू बहाते हुए बोला, हाँ,
मैं गुड बॉय हूँ। सबने उसे जैसे तैसे समझा बुझा के अर्थ समझ के साथ भेज दिया तो विनीता जी बोली, दीदी अभी तो मना लिया पर आगे का क्या है, तो ये भी आपका ही पोता और सारांग का बेटा। जितना जिद्दी ये है उतना ही उसका बेटा भी। अब जाने आगे हम उसे कैसे हैंडल कर पाएंगे। सुजाता जी सब ईश्वर के भरोसे है बिन्नी। अब देखो आगे क्या होगा। स्कूल में आज स्वरा सारांग के कहने से एक बार भी आरुष के सामने नहीं आई, वरना उसे देखते ही वो भावनाओं में बह जाती और कमज़ोर पड़ जाती। आरुष का मूड आज सुबह से ही सही नहीं था। कम समय में स्वरा से उसे इतना लगाव हो चुका था कि वो उसे सच में अपनी माँ समझने लग गया था। इसमें उसकी क्या ही गलती थी, था तो वो भी एक बच्चा ही। मनधीर के पिता के समझाने से एक बार फिर आज छुट्टी के समय उसकी गाड़ी स्कूल के बाहर आ चुकी थी। मनधीर ने आज फिर एक बार उसे समझाने की ठानी। स्वरा बिना कुछ कहे सीधा ही उसकी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। स्वरा हाथ बांधकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मनधीर अब तक तो शांत था, शांत भाव से ही बोला, मैंने तो तुम्हें आज बुलाया भी नहीं, तो ऐसे ही आने का मतलब। अच्छा तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं, ज़रा ये बताएंगी। वो तो मैं यहाँ किसी काम से आया था। बहाने किसी और को बताइएगा, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? यही कि आप मुझे ही मनाने आए हैं। पर तुम कौन सा मानने वाली हो? तो फिर क्या करें अब हम? आप ऐसे ही चले जाएंगे वापस? अगर नहीं मानी तो मुझे तो वापस ही जाना पड़ेगा ना। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके साथ जाने वाली हूँ तो? मंदिर को जैसे झटका सा लग गया। मतलब तुम सच में मेरे साथ चल रही हो? आर यू सीरियस? स्वरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, लेकिन इससे पहले आपको कहीं जाना पड़ेगा मेरे साथ। मनधीर खुश होकर बोला, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। थैंक यू, मुझे मालूम था तुम मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। स्वरा आकर गाड़ी की दूसरी तरफ बैठ गई और स्वरा के कहे मुताबिक उसकी गाड़ी गर्ग मेंशन के बाहर रुकी। स्वरा ने सुगंधा जी, बिहान जी, महेश जी और रिया सबके बारे में उसे बताया, कैसे उन्होंने उसकी इतने दिनों तक मदद की। दोनों घर के अंदर आए तो स्वरा सुगंधा जी से मनधीर को मिलवाते हुए बोली, माँ ये है मनधीर। मनधीर ने इनके पैर छुए और कुछ कुछ आव भगत भी की। मनधीर बोला, आपने इतने दिनों से जो स्वरा की मदद की उसके लिए आपका जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है। थैंक यू सो मच सुगंधा जी। स्वरा है ही इतनी प्यारी, कुछ ही समय में सबका दिल जीत लिया इसने। हमारी प्यारी बेटी है ये, इसका ख्याल रखना और हो सके तो यहाँ भी लाते रहना इसे। मनधीर भी जी कहकर स्वरा का सामान लेके बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर स्वरा और मनधीर निकल गए अपने घर के लिए। स्वरा बेहद खुश नज़र आ रही थी। आखिरकार सब ठीक हो गया था उसकी ज़िंदगी में। मनधीर ड्राइव करते हुए उसे देखते हुए मन ही मन बोला, बहुत झेल लिए इसके टेंटर्म्स डैड की वजह से। आज भी मुंह से ही बात की, वरना तो मेरा एक्शन का प्लान था। अच्छा ही हुआ मान गई, खामखा दुनिया को अलविदा कहना पड़ता। अब इसे अपनी असलियत दिखाऊंगा। बड़ी बाहर की हवा लग गई है ना, अब देखना कैसे निकलेगी सब हवा। मुझे कोर्ट तक घसीट रही थी, अब ये मेरा वो चेहरा देखेगी जो आज तक मैंने इसे अच्छे और केयरिंग हस्बैंड के पीछे छिपा रखा था। वैसे स्वरा कोर्ट केस कब वापस ले रही हो? आई मीन उसे कैंसिल भी करना होगा ना। स्वरा को बिहान की कही बात याद आ गई तो वो बोली, वो बिहान भाई खुद वापस ले लेंगे, डोंट वरी, उन्होंने मुझसे कहा था। वैसे सच कहूँ आजकल के समय में भी इतने अच्छे लोग होते हैं ना। मनधीर, सच कहा। अगर उन्होंने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो मैं जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता। खैर अब सब अच्छा हो गया है तो हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे, क्यों? स्वरा मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल। कुछ ही देर में साह मेंशन आ गया और वो दोनों घर में दाखिल हुए। स्वरा ने सामान कमरे में शिफ्ट किया और अपने घर वापस आने की खुशी में सबके लिए खाना बनाने लगी। आरुष को लेने के लिए आज सुजाता जी आई थी। उसके चेहरे पर अब भी उदासी ही थी जिसे सब समझते थे, पर आरुष कुछ भी बोल नहीं रहा था।
चुपचाप से जो जो कहती वो कहता। कोई जिद नहीं, कोई शरारत भी नहीं। घर लौट कर भी खाना खाकर वो सारंग के पास ही लेट गया और वो सो भी गया, वो भी बिना उससे बात किए। सारंग ने सबके लिए खाना बनाया और सबको बेहद पसंद भी आया। खाना खाकर सब कमरे में चले गए। मनधीर स्वरा के सामने कुछ पेपर्स लाकर बोला, स्वरा इसमें तुम्हारी साइन चाहिए थी, जरा कर दोगी? स्वरा नासमझी से बोली, किस चीज़ के पेपर्स हैं ये? मनधीर, तुम साइन कर दो, कुछ ज़रूरी कागजात हैं। स्वरा उसकी तरफ मुड़कर बोली, वही तो पूछ रही हूँ, किस चीज़ के पेपर्स हैं? तुम्हें अपने पति पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? सिर्फ साइन ही तो बोल रहा हूँ करने को। मुझे तो आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, लेकिन ये जानने का हक तो आपसे रख सकती हूँ ना कि ये पेपर्स हैं किस बात के। स्वरा, अब तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रही हो। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इन पर साइन करो चुपचाप। नहीं? अच्छा, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, दिखाइए। स्वरा ने पेपर्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मनधीर ने जोरदार तमाचा उसके चेहरे पे लगा दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कहा ना साइन चाहिए तो चाहिए। सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात को? स्वरा गालों पे हाथ रखकर बोली, ये क्या हरकत है मनधीर? अब आप मुझ पर हाथ भी उठाएंगी? मनधीर उसका मुंह दबोच कर बोला, बस बहुत हो गया प्यार। तेरी हरकतें देख देख कर खून खौलता है मेरा। नहीं होता अब अच्छा बनने का नाटक, समझी? चल साइन कर इस पर। स्वरा एकदम सदमे में आ गई। कुछ देर पहले वो कैसा था और अब कैसा हो गया। मनधीर, चल साइन कर, बोला ना। ओह अच्छा, यही जानना है ना कि इसमें क्या है? तो सुन, इसमें जो मेरी प्रॉपर्टी तू हड़प के बैठी है उसे मेरे पास वापस लेने के लिए मुझे तेरी साइन चाहिए। स्वरा, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ तू बेवकूफ़ है या फिर भूली। ये जो सारा एम्पायर है ना, ये सब तेरे दादाजी ने तेरे नाम कर दिया था। और जब तू चली गई तो मेरे पास क्या रहेगा? इसीलिए जब तक तू यहाँ पर थी तब तक ये प्रॉपर्टी थी। चल जल्दी से साइन कर इधर। स्वरा मनधीर के कॉलर को पकड़कर बोली, ये सब आपने प्रॉपर्टी के लिए किया? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब? मनधीर उसका हाथ झटकते हुए बोला, फरेब मेरे साथ हुआ था, मेरी प्रॉपर्टी को किसी बाहर वाले को देकर। चल साइन कर इस पर। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। इस कहानी के तीसरे चैप्टर का लिंक आप लोगों को इसी कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के 5वें चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक कहानी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड जाते जाते लाइक कर दीजिए, क्या ही जाता है लाइक करने में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं इस कहानी के 5वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।